अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से एक के बाद एक अहम खबर आ रही है और अब से कुछ देर पहले खबर आ गई है कि IMF ने पाकिस्तान के $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। कल सऊदी अरब से $2 अरब आ गए थे, फिर उसके बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की रकम पाकिस्तान को मौसूल हो गई और अब $1.2 अरब $3 अरब में से पाकिस्तान को IMF के बोर्ड के अप्रूवल के बाद मौसूल हो जाएंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ स्टेट बैंक की हद तक $7.5 अरब को पहुँच चुके हैं। अगर ये $1.2 अरब आते हैं वो मजीद मुस्तहकम होंगे। वजीर खजाना इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद। डार साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत अहम डेवलपमेंट है, ज़ाहिर मुआशी स्टेबिलिटी के लिए मार्केट्स भी रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अब हमें नजर आ रहा है स्टॉक मार्केट मुसलसल बढ़ रही है, फिच ने रेटिंग भी इंप्रूव कर दी है। क्या आप कहिएगा, क्योंकि ज़ाहिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से IMF बोर्ड ने भी बात की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहुदु सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। जी शाहजेब साहब, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि एब्सोल्युटली अल्लाह का शुक्र है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, जिसके लिए आप कई महीनों से कोशिश भी कर रहे थे। आपको भी पता है कि कितनी टफ नेगोशिएशन थी और जो हमारा 2019-2022 वाला प्रोग्राम था जो 1 साल एक्सटेंड हुआ, तो उसमें तो आपको याद है कि सिर्फ 9वें रिव्यू के 1.19 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और बाकी तो लैप्स हो जाना था। तो हमारी ज्यादा जो फिर एनर्जीज खर्च हुई, आखिर में डिले होते होते अब जो बजट पेश हो चुका था बिटवीन 9th और वाइंडिंग अप में, वो इसी पे हुई कि अगर हम कोई अरेंजमेंट ये कर लें कि हमारी जो 2.5 बिलियन जो बचा हुआ है वो और उसमें कुछ IMF ऐड कर ले और एक स्मॉल किस्म का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हम कर ले लेस देन ईयर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी वो कामयाब हुई और उसके नतीजे में हमें कुछ, आपको याद है, टैक्सेस भी लगाने पड़े। वाइंडिंग अप स्पीच जो मैंने बजट में की थी, जिसके बाद बजट का अप्रूवल प्रोसेस शुरू हुआ। तो सऊदी अरेबिया ने भी 7th रिव्यू के वक्त ये कमिट किया था कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट बायलैटरल करेंगे 2 बिलियन तक। UAE ने भी कहा था कि हम 1 बिलियन तक करेंगे। अब ये ऑलमोस्ट 8-9 महीने पुरानी वो एक कमिटमेंट थी, फिर अभी उन्होंने दोबारा उसको रिन्यू किया था। तो वो फिजिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉलो अप किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले सऊदीया का भी दौरा किया, UAE का भी किया, चाइना का भी किया, मैं उनके साथ था। तो ये तमाम हमने कंट्रीज में अपनी ये इन मैटर्स को और डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि $5.4 अरब के जो इजाफी ज़खायर हैं वो इसी महीने में आ जाएंगे। $2 अरब सऊदी अरब से आ गए, $1 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से आ गए, $1.2 अरब IMF से आ जाएंगे, $4.2 अरब ये हो गए। बाय द टाइम आप हुकूमत से जा रहे होंगे अगले महीने, तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक की हद तक ज़खायर कितने होंगे और टोटल ज़खायर के अलावा? जी, मेरी जो शाहजेब साहब, मेरी जो कोशिश है, क्योंकि देखिए हमारी पेमेंट्स भी साथ साथ होती हैं, जो पुरानी भी हैं वो भी आ रही हैं, तो मेरी जो कोशिश है, जो मैंने किया है कि इस हुकूमत के टेन्योर पूरा करने तक, प्रेफरेबली एंड ऑफ जुलाई तक, जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो 14 से 15 बिलियन के दरमियान हो। आपको याद है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी संभाली थी अप्रैल 2022 में, तो रिजर्व लेवल करीबन इसी लेवल पे था उस वक्त, टोटल ग्रॉस जो रिजर्व थे। और ये 14 से 15 का मतलब है कि अगर आप करीबन 5.2, 5.3 निकाल दें, तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स होने चाहिए वो वर्चुअली 9 से करीबन 9.10 तक 9.975 अगर होंगे तो हम 14-15 के दरमियान होंगे। तो ये पूरी इस पे एफर्ट है, क्योंकि हमने जो राइज 2 है, जो फिस्कल रिफॉर्म हमने करने थे, जो कि काफी 3-4 साल से हमारा प्रोग्राम पेंडिंग था, क्योंकि उसमें 4 प्रायर एक्शंस बड़े जो थे वो नहीं हो सके थे पिछले चंद सालों में। तो वो जब मैंने जिम्मेदारी संभाली तो वो मैंने की। उसमें मेजर था हार्मोनाइजेशन ऑफ GST सिस्टम इन पाकिस्तान। तो उसमें सूबों का भी बड़ा अमल दखल था, उसमें सूबों के वज़राए खजाना का भी बड़ा अमल दखल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 प्रायर एक्शन हम कर चुके हैं। और चूंकि हम IMF के ऊपर ऑन ट्रैक नहीं थे, तो वो पैसे भी हमें, जो भी इस तरह का प्रोग्राम लैंडिंग है, बजटरी सपोर्ट, वो भी नहीं मिलती। तो वो हमारी ड्यू है इंशाल्लाह 450 मिलियन। 250 मिलियन उसमें जो है वो को फाइनेंसिंग है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो ये मिलकर 700 मिलियन ये हमारे ड्यू हैं। इसी तरह एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो भी काफी अरसे से वो एक बजटरी सपोर्ट और प्रोग्राम लैंडिंग के तौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोग्राम था, वो भी चूंकि काम मुकम्मल नहीं होके वो फाइनलाइज नहीं हुई थी, तो वो भी 250 मिलियन पाकिस्तान को 4 से 6 हफ्ते में मिल सकता था। वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्रोसेस में जस्ट
पिछले 2 हफ्ते मुकम्मल करके करवा दिया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसका भी कंफर्म किया है। तो बड़े कंफर्टेबली इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने क्रॉस रिजर्व पे, तो ये माइंड में रखें कि जितनी डिफिकल्ट 1 साल की पोजीशन रही है, तमाम पेमेंट्स इंक्लूडिंग जो बॉन्ड था दिसंबर 22 का 1 बिलियन और तमाम पेमेंट्स ऑन टाइम ड्यू टाइम के ऊपर हमने की हैं। उसके बावजूद अगर हम रिजर्व लेवल को उसी लेवल पे ले जाते हैं जहां अप्रैल 2022 में थे, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान एक अच्छे यानी डायरेक्शन में तो चलेगा उसके बाद भी। और डॉक्टर साहब, जब फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव की तो एक कंसर्न का इजहार किया और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कहीं प्रोग्राम ना डीरेल हो जाए। IMF भी अपनी इस प्रेस रिलीज में कह रहा है कि जो फिस्कल एडजस्टमेंट है डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए वो जारी रहे, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी फंक्शनिंग जो है वो मार्केट फोर्सेस के तहत रहे। आपका तो 1 महीना बाकी है, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा, तो कोई ऐसा एडवेंचर नहीं हो रहा होगा कि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कोई फिस्कल डिसिप्लिन आउट हो जाए, जो IMF के साथ कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, उसकी कहीं से खिलाफ वर्जी हो जाए? देखिए शाहजेब साहब, मैं समझता हूँ कि ऐसा करना तो सोचना भी क्रिमिनल है कि मैं पिछली हुकूमत को ये ब्लेम नहीं देना चाहता कि जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने आनन फानन ना सिर्फ जो रिफॉर्म मजीद कर रहे थे उसको नहीं किया, बल्कि जो किया हुआ था उसको भी अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा कि उसको भी रिवर्स कर दिया, सिर्फ पॉपुलर एक डिसीजन के तौर के ऊपर के लोग उनके साथ खड़े हो जाएं। उसकी पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की है। एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई और उस वजह से जो काम भी हमने करने थे वो कहता जी पहले करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, आप डिलीवर करें। और आपने देखा कि अपने तमाम प्रायर एक्शन हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट या अभी SBA से पहले सब कर चुके थे। हालांकि आपके बोर्ड मीटिंग से पहले 72 घंटे पहले आप करें तो इन ऑर्डर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सोचना भी ज्यादती होगी और जो हमने रिफॉर्म्स किए वो हमारे अपने हक में है। अगर हमारा पावर सेक्टर का रिफॉर्म है, 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम बनाते हैं और 1700 अरब हम इकट्ठा करते हैं और 1300 अरब यानी ब्लीड होता है, तो वो वी कांट अफोर्ड इंडेफिनिटली हम। तो ये सारे रिफॉर्म जो हमने किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इनको इंटैक्ट रहना चाहिए और हमारी हत्तुल इम्कान ये दुआ भी होगी, कोशिश भी होगी कि ये दूसरा प्रोग्राम पाकिस्तान का चाहे छोटा है SBA, ये दूसरी दफा पाकिस्तान अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर ले। एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम में से अब तक जो है वो मुकम्मल किए, वो 2013, 2016 का प्रोग्राम था, 12 के 12 रिव्यू टाइम पे और वक्त पे कंप्लीट हुए थे। हमारा ये पूरी कोशिश होगी एज ये गवर्नमेंट जो है अलायंस की कि ये SBA जो है हम इसको एक ट्रैक पे ले आए हैं और हमने कोई ऐसी बात नहीं इसमें रखी कि जो बहुत मुश्किल हो केयर टेकर्स के लिए या किसी और के लिए इम्प्लीमेंट करना। मोस्ट ऑफ द प्रायर एक्शन जो प्रायर सारे हमने कर दिए हैं। जो आगे हमारे बेंचमार्क्स हैं, जो हमने अचीवमेंट्स करनी है, वो बड़ी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक हमने रखा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि अगले 9 महीने में केयर टेकर और जो रेगुलर गवर्नमेंट आए वो ये प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल न कर सके। इसकी जो मुश्किल या जो तकलीफ दे जो इसकी फेस थी वो गुजर चुकी है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हमारे साथ मौजूद थे और अहम बात जिस कंसर्न का इज़हार भी किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम आए, इलेक्शन के करीब पाकिस्तान जा रहा हो तो जो IMF की शराइत उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। अगले 1 माह जो इस हुकूमत का है उसमें भी IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और आगे जाके बहुत सारे इक़दाम पहले ही कर दिए गए हैं। इसलिए IMF की जो शराइत है उस पर अमल करना केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। साथ ही बाकायदा प्लान बता रहे थे कि पाकिस्तान को मजीद कहां से इन्फ्लो आएंगे और जो पाकिस्तान के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे जब यह हुकूमत जा रही होगी। 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से आ चुके हैं, 1 अरब डॉलर आज मौसूल हो गए पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही 1.2 अरब डॉलर आज अप्रूवल के बाद जो 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट है 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मजीद मौसूल हो जाएंगे। तो तकरीबन स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर्स के आसपास चले जाएंगे जो कि 2.9 अरब डॉलर्स की सतह तक गिर गए थे। इस सब का रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। 100 इंडेक्स कराची स्टॉक एक्सचेंज का वो तकरीबन 10% बढ़ चुका है, 20 अरब डॉलर पर चला गया था मई के महीने में, 25 अरब डॉलर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई है जो 2017 में तकरीबन 100 अरब डॉलर्स पर थी। इतना लो पाकिस्तान ने पिछले 5 से 6 साल में देखा है, जहां से पाकिस्तान की मईशत को रिकवर करना है अगर आगे बढ़ना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर
वज़ीर आज़म के जो मुशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी है, प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो हकाइक सामने हम रखने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दो ऐसे केसेस हैं जिनमें चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात मुसलसल गलत बयानी कर रही है और उनके मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ादात पाए जाते हैं, और ये दोनों ही केसेस अगर मेरिट पर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकते हैं। इन दोनों केसेस में चेयरमैन पीटीआई पर ज़ाती फ़ायदा हासिल करके कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, लेकिन आज तक वो इन इल्ज़ामात पर कोई ठोस दिफा पेश ही नहीं कर पाए हैं। इनमें से एक तोशाखाना केस है जिसमें आज से चेयरमैन पीटीआई पर बाकायदा ट्रायल चलना था, मगर उनकी अदमपेशी की वजह से समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। मगर आज ट्रायल कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इस केस की समाअत अब रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, जबकि दूसरा एनसीए का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है जिसमें नैब की तफ्तीशी टीम के सामने चेयरमैन पीटीआई को कल दोबारा पेश होना है और उनकी हुकूमत के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का 190 मिलियन पाउंड की डील से मुताल्लिक अहम मौक़िफ़ सामने आ गया है। हमने भी आज उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। ये प्रोग्राम लाइव है, वो शिरकत कर सकते हैं क्योंकि इस केस के हवाले से हकाइक हम अवाम के सामने रखने जा रहे हैं। और हम बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में तो चेयरमैन पीटीआई अपनी गिरफ्तारी के बाद से नैब की तफ्तीशी टीम से ताउन कर रहे हैं, लेकिन तोशाखाना केस में वो मुसलसल ताखीर का बाइस बन रहे हैं। आज भी उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने ट्रायल का सामना करने के लिए पेश होना था, मगर वो नहीं आए, जिस पर जज काफ़ी बरहम भी हो गए। तोशाखाना केस की समाअत आज सुबह 8:30 बजे शुरू हुई। समाअत के आगाज़ में जज हुमायूं दिलावर ने सवाल किया कि मुलजिम किधर है, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाज़ी ने जवाब दिया कि पहले चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देंगे। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने अदालत को बताया कि केस के दोनों गवाहान अदालत में शहादत के लिए पहुंच चुके हैं। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील को मुखातिब करके कहा कि आप क्रिमिनल वकील हैं, 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा है कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो? इसके बाद चेयरमैन पीटीआई की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहा हूं। 11:30 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का फैसला जमा कराएं। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आखिरी बार मंजूर कर रहा हूं। कल से कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद समाअत में 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया गया, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत ही नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई और बताया गया कि चीफ जस्टिस तबीयत खराब होने की वजह से आज अदालत नहीं आए। इसके बाद तोशाखाना केस की समाअत 12:30 बजे दोबारा शुरू हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील गौहर अली खान ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉज लिस्ट मनसूख हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कल के लिए मुकर्रर है। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि कल की बातें कल करेंगे, आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। इस दौरान तहरीक इंसाफ के वकील ने समाअत हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। वकील गौहर अली खान ने कहा कि हफ्ते को समाअत कर लें, कल सारा दिन हाई कोर्ट में लगेगा, मगर जज हुमायूं दिलावर ने तहरीक इंसाफ के वकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करता हूं, लेकिन आइंदा तवक्को ना कीजिएगा। तोशाखाना केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। दौरान समाअत जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल खान में तलकलामी भी हो गई। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि हम आज आपकी कोई बात नहीं सुन रहे, कल देखा जाएगा। तो वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो जज ने जवाब दिया कि लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। तो इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि मैं अगर आपको कहूं कि आपको किसी मकसद के लिए अदालत में लाया गया है, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि आपके रवैये की वजह से चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता हूं। जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील गौहर अली खान ने वकील शेर अफजल मरवत को कंधे पर थपकी देकर कमरा अदालत से जाने की हिदायत की और कहा कि कल सुबह 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दें, हम पेश हो जाएंगे। जिसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल की जो कॉज लिस्ट जारी की है, जिसमें तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है। ज़राए के मुताबिक कल भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बेंच दस्तियाब नहीं है, जबकि कल ही चेयरमैन पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड के केस यानी अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल में नैब रावलपिंडी के सामने भी पेश होना है। इस केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से पाकिस्तान में रकम की मुंतकली के हवाले से चेयरमैन पीटीआई और पूरी तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती रही है कि ये पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने ही नहीं थे, बल्कि एनसीए ने प्रॉपर्टी टाइकून से डील कर ली थी और ये उन दोनों के दरमियान एक सिविल मामला था। हुकूमत पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। कल तहरीक इंसाफ हुकूमत के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने फिर सवाल उठाया कि कहाँ लिखा है कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे। जब उन्हें नाइजीरिया के केस की मिसाल दी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि खुदा का खौफ करें, मैं जाकर बरतानिया को ये दलील देता कि आपने नाइजीरिया की सरकार को पैसे दिए हैं तो मुझे भी दे दें। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान की ट्रेजरी में पैसा जाना चाहिए था, इसका क्या बेसिस है काशिफ? क्या इसका सबूत है? क्या इसका कोई लीगल बेसिस है? क्या वो नाइजीरिया की आपको स्टोरी बताई ना, डायरेक्ट पैसा वाले यार सरकार। खुदा का खौफ करो काशिफ, खुदा का खौफ करो। मैं जाके वहां पे ये आर्गुमेंट देता कि नाइजीरिया को दे दिया तो मुझे भी दे दो, ऐसे नहीं होता।
अब दिलचस्प बात यह है कि यही शहजाद अकबर थे जो अपने दौरे हुकूमत में बैरून मुल्क से पाकिस्तान के पैसे वापस लाने के दावे करते थे और इस हवाले से बार बार नाइजीरिया की मिसाल देते थे। इसमें जो हमारी बरतानवी हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अलावा एक सिविल रिकवरी का रूट भी है जो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किया था पिछले कुछ सालों में, और उसमें उनको कुछ 14 बिलियन डॉलर्स तक की रिकवरी हुई है बरतानिया से। और अब इस केस में भी सिविल सेटलमेंट हुई है, मगर 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जब नाइजीरिया की मिसाल दी जा रही है तो वो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इस तजाद के साथ साथ शहजाद अकबर दूसरी बात ये कर रहे हैं कि कहाँ लिखा है कि प्रॉपर्टी टाइकून को बरतानिया में 190 मिलियन पाउंड का जो जुर्माना हुआ था वो रियासत पाकिस्तान को मिलने से पाकिस्तान की ट्रेजरी में पैसा जाना चाहिए था, इसका क्या बेसिस है काशिफ? क्या इसका सबूत है? क्या इसका कोई लीगल बेसिस है? लेकिन हम आपके सामने कुछ ऐसी दस्तावेजात रख रहे हैं जो खुद ये वाजे कर देंगी कि प्रॉपर्टी टाइकून को बरतानिया में जो 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ था वो पैसे वापस उन्हें नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को मिलने थे। बरतानिया में जिस तहकीकाती एजेंसी ने ये रकम फ्रीज की थी, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद 3 दिसंबर 2019 को अपनी प्रेस रिलीज में लिखा था कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उसी दिन खुद शहजाद अकबर ही की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें भी लिखा था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि ये रकम फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। ये दस्तावेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और आज यही शहजाद अकबर दावा कर रहे हैं कि कहाँ लिखा है कि पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे और प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में एडजस्ट होने थे। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को यानी उसी दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी 190 मिलियन पाउंड की इस डील से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की थी और उसका टाइटल ही यह था कि पाकिस्तानी अवाम को 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर मबनी नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट पर रद्द अमल। अपनी प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने पाकिस्तानी अवाम को इस रकम की मुंतकली को खुशाइंद करार दिया था। ये डॉक्यूमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यानी 3 दिसंबर 2019 को जो दस्तावेजात और तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक खुद बरतानवी हुक्काम, एसेट रिकवरी यूनिट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने यह वाजे किया कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस किए जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई मुसलसल ये गलत बयानी कर रही है कि 190 मिलियन पाउंड के जुर्माने की रकम एनसीए ने उसी प्रॉपर्टी टाइकून को ही वापस कर दी थी जिससे पकड़े गए थे। तो फिर सवाल यह है कि रियासत पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान है या प्रॉपर्टी टाइकून? क्योंकि पैसे तो प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के 460 अरब रुपए के जुर्माने में एडजस्ट कर दिए गए। आम बात यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की रूह से भी ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। इस कन्वेंशन के मुताबिक जब किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से लाया गया गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाता है तो वो उस मुल्क को वापस कर दिया जाएगा जहाँ से पैसा गैर कानूनी ज़राए से मुंतकिल किया गया हो। खुद बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए हुए हैं। फिर 2017 में क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट और अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के जरिए खुद बरतानिया ने भी कवानीन मजीद सख्त कर दिए थे। बरतानवी माहिर कानून राशिद असलम का इस बारे में कहना है कि अगर प्रॉपर्टी टाइकून को ही पैसे वापस करने होते तो एनसीए बरतानिया में ही उनके किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। पाकिस्तान वापस भेजने की क्या जरूरत थी? खान साहब का ये कहना कि एक ही बात थी, अगर हम ना लेते और ये मुआहिदा ना करते तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जुर्माने में ये रकम एडजस्ट ना होती तो पाकिस्तान को वापस ही ना मिलते। ये तो मुआहिदा उन दोनों का हो गया था, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। कि दुरुस्त है, ऐसा ही होता? इस पूरी सिचुएशन में 2 एग्रीमेंट हुए थे। एक साहब के साथ हुआ था, एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की थी 9 नवंबर 2019 को यूके हुकूमत के साथ। मींस कि एनसीए ने और पाकिस्तान हुकूमत ने ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की थी कि जो भी कॉन्टेंट्स हैं वो अफशा नहीं किए जाएंगे। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दी थी कि आप ये एग्रीमेंट जो है साइन कर दें, मींस कि वो पेमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो ये पाकिस्तान हुकूमत का इख्तियार था कि अगर वो किसी और अकाउंट में चाहते तो ले सकते थे। इसमें कतन साहब के अकाउंट में नहीं जा सकते थे। अगर ऐसी सूरत होती तो यहाँ पे फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हो जाता मजिस्ट्रेट कोर्ट से और यहाँ के किसी अकाउंट में साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते अगर वो अप्रूव करते। यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के अंडर वो पाकिस्तान को ही जाने थे। हमने उस वक्त भी शहजाद अकबर से कहा था कि बरतानिया कैसे हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर सकता है कि पाकिस्तान में पैसा आएगा तो किस अकाउंट में जाएगा। ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही फैसला दिया हुआ 460 अरब रुपए का उसमें जाएगा? जितना मैंने आपको बताया है कि प्रेस रिलीज की जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएगा और
फिर आगे से जिस तरह से वो आगे खर्च किया जाएगा वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने आपका ये दावा कि गवर्नमेंट ने एफर्ट की और लूटी हुई दौलत वापस आ रही, फिर गलत साबित हो गया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पहले से है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा कराते हैं तो आप लोगों की तो कोई विक्ट्री नहीं है लूटी हुई दौलत, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला है। आपके सामने दो एजेंसीज ने जिन्होंने काम किया उनकी दोनों की तरफ से एक पोजीशन प्रेस आ गई है और साथ ये भी बतला दिया गया है कि इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं एज पर दैट एग्रीमेंट वो डाइवर्ज नहीं की जा सकती। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, हम नहीं मानते, तो ये आपका प्रोगेटिव है। वो ठीक है, ये पैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं। ये एग्रीमेंट कैसे आप एनसीए से कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अवाम को ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे? ये कैसे एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का पैसा है? आप अगर मुझसे बारहा एक सवाल पूछेंगे तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पर, जबकि अब तहरीक इंसाफ और उनकी हुकूमत के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और एसेट रिकवरी यूनिट का 190 बिलियन पाउंड के मुआहदे या रकम की पाकिस्तान मुंतकली से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन 2019 में जब ये पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे थे तो शहजाद अकबर इसका क्रेडिट एसेट रिकवरी यूनिट और अपनी हुकूमत को दे रहे थे और उल्टा मीडिया पर सवाल उठा रहे थे। 190 मिलियन की जो ये इस वक्त रिसेंट रिपेट्रिएशन हुई है वो भी एसेट रिकवरी की वजह से हुई क्लेम जो है वो नहीं करते, इसको तो अचीवमेंट नहीं करते, आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। मैं तो क्लेम करता हूं, चले मुझे एसेट रिकवरी यूनिट ने, सुन लीजिए शहजाद इकबाल, एसेट रिकवरी यूनिट ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस रिलीज की है। उस वक्त क्रेडिट ले रहे थे, आज फासला इख्तियार कर रहे हैं। मगर इस मामले में सिर्फ ये एक तनाज़ा नहीं है, बल्कि जिस अंदाज में इस हवाले से काबीना से मंजूरी ली गई वो स्कैंडल भी मजीद संगीन होता जा रहा है, क्योंकि नैब ने चेयरमैन पीटीआई को भेजे गए इब्तिदाई कॉल अप नोटिस में दावा किया था कि 3 दिसंबर 2019 को काबीना इजलास में जिस सील्ड डॉक्यूमेंट की मंजूरी ली गई थी उस इजलास से पहले ही बरतानिया से प्रॉपर्टी टाइकून पर जुर्माने की 2 किस्तें सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट कर दी गई थी। लेकिन कानूनी कवर हासिल करने के लिए बाद में काबीना से सील्ड लिफाफे पर मंजूरी ली गई। चेयरमैन पीटीआई को भेजे गए नैब के नोटिस के मुताबिक रिकॉर्ड से इंकिशाफ होता है कि 25 नवंबर 2019 को 11 करोड़ 67 लाख पाउंड से जायद यानी 23.3 अरब रुपए और फिर 26 नवंबर 2019 को 2 करोड़ पाउंड से जायद रकम बरतानिया से मज़कूरा अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई थी। बाकी रकम बाद में आई, मगर तकरीबन 27 अरब रुपए काबीना इजलास से पहले ही पाकिस्तान आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनके जुर्माने में एडजस्ट करके वापस उन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में डाल दिए गए थे जिनके पैसे पकड़कर बरतानवी हुकूमत ने रियासत पाकिस्तान के खजाने में डालने के लिए दिए थे। नैब के नोटिस के मुताबिक की लायबिलिटी में यह रकम एडजस्ट करने के बाद इस गैर कानूनी डिज़ाइन को कवर करने के लिए मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को वज़ीर आज़म के लिए एक नोट तैयार किया ताकि आप यानी चेयरमैन पीटीआई और दीगर की मिली भगत से काबीना से मंजूरी ली जाए। और इस समय दीगर हक़ाइक़ छुपाए गए कि 3 दिसंबर 2019 को काबीना से मंजूरी लेने से पहले ही ये रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में की लायबिलिटी में एडजस्ट कर दी गई थी। और काबीना से शहजाद अकबर ने यह भी छुपाया कि इस दस्तावेज पर 6 नवंबर 2019 को ही दस्तखत कर दिए गए थे और बजाय इसके कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी को पैसे की ट्रांसफर के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बैंक अकाउंट दिया जाता, बदनीयती के साथ वो अकाउंट दे दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट में के जुर्माने की रकम के लिए मुख्तस किया गया है और यूं बरतानिया से आने वाले पैसे वहां एडजस्ट कर दिए गए। अब ये होशरुबा इल्जामात हैं कि कैसे प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और अपनी काबीना को भी अंधेरे में रखा गया। काबीना से बंद लिफाफे में मौजूद दस्तावेज की मंजूरी लेने के लिए दस्तखत कराते वक्त काबीना अरकान को ये दस्तावेज खोलकर भी नहीं दिखाई गई और उनसे दस्तखत करा लिए गए। मगर अब खुद चेयरमैन पीटीआई प्रॉपर्टी टाइकून को वापस 190 बिलियन पाउंड की जिम्मेदारी अपनी ही पूरी काबीना पर डाल रहे हैं। और कल शहजाद अकबर ने फैसल माउडा को झूठा करार देते हुए कहा कि काबीना में जिस नोट पर मंजूरी ली गई उस पर साफ लिखा हुआ था कि मुआहिदा साथ मुंसलिक है, बंद लिफाफे का सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके अलावा भी काबीना के किसी और रुकन ने आज तक नहीं कहा है कि उन्हें बंद लिफाफे में मौजूद मवाद दिखाया गया था। सिर्फ यही नहीं, कल रात को चेयरमैन पीटीआई ने वो दावा कर दिया जिसे खुद एतराफ़ जुर्म के तौर पर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून दीगर प्रोजेक्ट्स यानी रावी सिटी प्रोजेक्ट और सस्ता हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी थे क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बिल्डर हैं। इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून से कहा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कर दें क्योंकि उनकी बहुत स्पीड है, जिस पर प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा कि मैं खुद ही अल-कादिर यूनिवर्सिटी के आइडिया को स्पॉन्सर कर देता हूं। अब ये बहुत बड़ा एतराफ़ है कि काबीना से जिस बिजनेस टाइकून को 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुंचाया, जो नया हाउसिंग स्कीम का सरकारी काम कर रहा था, उसी से अपने ज़ाती ट्रस्ट की इमारत तामीर कराई और फंड्स भी लिए। अल-कादिर ट्रस्ट के लिए इन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून ने 460 केनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए की फंडिंग की। और फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद ये भी बताया कि यही प्रॉपर्टी टाइकून रावी सिटी में भी सरमायाकारी कर रहा है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसलों के बावजूद रावी सिटी प्रोजेक्ट का बार बार बढ़ चढ़ कर दिफा किया और ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि चेयरमैन पीटीआई गरीब किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के इल्ज़ाम का इजाला करने के बजाय प्रॉपर्टी माफिया के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए किसान क्या कहते रहे।
प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है तो असी एक एक अफसर का जाके दरवाजा खड़काया। AC DC MPA MNA किसी साड़ी गल सुनन तक भी नहीं पसंद की हैगी। उन्होंने जाके कहा कि यार साड़ी बात कम से कम वज़ीर आज़म नाल करो। उन्होंने इमरान खान नाल जाके बात की तो बात करके उन्होंने कानून का ही हुलिया बदल दिता है। पूरी कौम के सामने ये बात आनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने लैंड माफिया का फ्रंटमैन बनकर इस रूडा को अनाउंस किया है। पंजाब में जैसे ही परवेज लाई साहब की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की दोबारा हुकूमत आई है, इन्होंने बगैर किसी नोटिस के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की मौजूदगी में हर यहाँ जो है ना वो मौजाजात के अंदर ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनों की फसलें ख़राब की। हाल इतने जबरदस्ती हो रही साहब, गरीब बंदे की कोई वक़्त नहीं है। फसल तबाह कर दिते ने ना, कोई ज़मीन असी बेची भी नहीं। साडी ज़मीन तो कब्जा कर गए ने, धक्के नाल हर फसल ही तबाह कर दिता है उन्हें। साडा रूडा अथॉरिटी जो है वो इंतहाई जालमाना और वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, ज़मीनें देखने बर्बाद कर रहे हैं। हम तो अपनी जान दे देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। ज़बरदस्ती हमारे जो ज़मीन के इंतकाल थे रूडा के नाम ट्रांसफ़र किए गए ज़बरदस्ती 10 में। और ये 10 सितंबर को आकर हमारी ज़मीन जहाँ फसल थे, मकई की फसल थी, अरबी की फसल थी और मुंजी की, उसको उजाड़ दिया गया। तमाम बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जबकि चेयरमैन PTI कह रहे हैं कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाते या हुकूमत को मिलते, पैसा पाकिस्तान ही आ रहा था। ये चेयरमैन PTI की बहुत बड़ी गलत बयानी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी टाइकून पर सुप्रीम कोर्ट मार्च 2019 में 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद कर चुका है और वो ये रकम किस्तों में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के पाबंद है। और चेयरमैन PTI ने बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए इन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट कर दिए। चेयरमैन PTI दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्या किसी आम पाकिस्तानी को भी ये सहूलत हासिल है कि उसे दो जुर्माने हो और एक जुर्माने की रकम को दूसरे से एडजस्ट कर दिया जाए? मजीद इस मुआहदे से मुतालिक चेयरमैन PTI ये भी कह रहे हैं कि हम अगर NCA के मुआहदे को खुफिया ना मानते तो ये रकम हासिल करने के लिए बरतानिया में कानूनी चाराजोई करना पड़ती। हम पहले ही बैरून मुल्क कानूनी चाराजोई में $100 मिलियन ज़ाया कर चुके हैं। ये बहाना बनाकर प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड वापस कर दिए गए। हालांकि चेयरमैन PTI का तो ये बयानिया रहा था कि वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। उन्होंने शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट बनाया ही ये दावा करके था कि वो बरतानिया समेत दीगर ममालिक से पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लाकर दिखाएंगे। एसेट रिकवरी यूनिट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहले खाना के खिलाफ NCA से मिलकर तहकीकात की, उनके अकाउंट फ्रीज कराए, मगर बाद में कुछ साबित नहीं हुआ और शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना को NCA ने क्लीन चिट दे दी। यानी चेयरमैन PTI एक तरफ तो पैसा लगाकर एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बरतानिया में तहकीकात करवा रहे थे और उसमें नाकाम हो रहे थे, और दूसरी तरफ जब प्रॉपर्टी टाइकून के 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़े गए और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए गए तो वापस उन्हीं की जेब में डाल दिए गए। यानी जिनका पैसा चेयरमैन PTI वापस लाना चाहते थे और आवाम से वादे करते थे वो तो नहीं आया, अलबत्ता जो पैसा वापस आया वो भी कौमी ख़जाने में नहीं गया। और सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स अनफ्रीज़ ना होते और NCA ये रकम रियासत पाकिस्तान को वापस कर देती तो क्या चेयरमैन PTI प्रॉपर्टी टाइकून की तरह शहबाज शरीफ को भी ये रकम वापस कर देते और आज उसका भी इसी तरीके से दिफा कर रहे होते? जबकि आम बात यह भी है कि प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ जिस वक्त बरतानिया में तहकीकात चल रही थी और उनके नेशनल क्राइम एजेंसी से सेटलमेंट के मुआहदे से पहले ही शहजाद अकबर की लंदन में उनसे मुलाकात हुई थी, जिस पर उनसे सवाल हुआ कि केस के दौरान आप उनसे क्यों मिले, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या केस चलने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून से ना मिल सकते हैं और ना कोई बात कर सकते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि वो मुआहदे से पहले और बाद में भी उनसे मिलते रहे। अभी किस मुल्क में होता है कि जिस शख्स के खिलाफ इतनी बड़ी तहकीकात हो रही हो, फिर एक दूसरे मुल्क की हुकूमत उसके 190 मिलियन पाउंड आपकी हुकूमत के हवाले कर दे, लेकिन उसी हुकूमत के मुशीर एहतसाब उनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं और बाद में जो सेटलमेंट होती है उसमें भी उनका मरकज़ी किरदार होता है। अगर ये किसी और की हुकूमत ने किया होता तो तहरीक इंसाफ ने उसके साथ क्या किया होता? इसके अलावा शहजाद अकबर ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया कि 28 मई को उनके भाई को एलानिया तौर पर पुलिस और रेंजर्स लेकर गई। फिर 3 जून को अता तारड़ ने इकरार किया कि शहजाद अकबर के भाई ज़ेर हिरासत हैं, मगर पुलिस, वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर उनकी कस्टडी में नहीं है। ये बहुत अहम बात है, हुकूमत को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि 1.5 माह हो गए हैं और शहजाद अकबर के भाई का कुछ पता नहीं चल सका है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून को होने वाली समात के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा था कि DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा के नुमाइंदे और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए और कहा कि वो मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मुराद अकबर के बेटे की मुद्दत में FIR भी दर्ज की जा चुकी है। DIG ने अदालत को बताया कि पुलिस, CTD और रेंजर्स का कोई अहलकार इस वाक़े में मुलविस नहीं है।
इससे पहले 3 जून को इस्लामाबाद पुलिस ने मुराद अकबर की गुमशुदगी की FIR दर्ज की थी, जिसके मुताबिक 28 मई को रात 1:10 पर 20 से 25 अफराद जिन्होंने पुलिस, ATC और रेंजर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वो मुराद अकबर को साथ ले गए। फिर 6 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया कि वो मुराद अकबर की गुमशुदगी का मामला डिवीजन बेंच को भेज दें, क्योंकि वो इस तरह के केसेस को पहले से सुन रहा है। साथ ही अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि वो इस मामले की कानून के मुताबिक तहकीकात जारी रखें। आम बात यह है कि 3 जून को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने एतराफ़ किया था कि शहजाद अकबर के भाई ज़ेरे हिरासत हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे भाई यानी शहजाद अकबर को बुलाएं। काबीना में बंद लिफाफा आता है और शहजाद अकबर साहब, जिनको मैं दावत देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उनके भाई ज़ेरे हिरासत हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे भाई शहजाद अकबर को बुलाओ, आप आएँ, घर का खाना, अद्वियात, बाकी तमाम सहूलियात आप अपने हाथ से आके अपने भाई को पेश करें। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, कोई किसी किस्म की ममानियत नहीं है, तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी बशर्ते कि आप पाकिस्तान वापस आएँ और आके अपने भाई की देखभाल करें। इस हवाले से हमने अता तारड़ से पूछा कि शहजाद अकबर के भाई कहाँ हैं, क्योंकि आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी हिरासत का दावा किया था, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ और दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने खबरों में सुनकर ये बात की थी, वो कहाँ पर हैं मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हुकूमती वज़रा पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर लाइल्मी का इजहार करते हैं। लाजमी है कि शहजाद अकबर के भाई को रिहा किया जाए या फिर अदालत के सामने पेश किया जाए। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से बहस जारी है और आज वज़ीर आज़म ने इस बहस को एक फैसला कुन मोड़ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादे कर दिया है कि हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को पूरी हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जब भी होंगे, इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा। मुल्क में 2 सवालों पर बहस जारी थी कि क्या हुकूमत असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने के लिए आईनी जवाब तलाश कर रही है, और अगर असेंबलियाँ अगस्त में तहलील होंगी तो मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी या वक्त से 1-2 दिन पहले तहलील होंगी। उनमें से एक सवाल का जवाब आज वज़ीर आज़म ने दे दिया है कि हुकूमत असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने का नहीं सोच रही है, लेकिन दूसरा सवाल अब भी बरकरार है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी या फिर वक्त से पहले तोड़ दी जाएंगी। क्योंकि अगर असेंबलियां मुद्दत पूरी करती हैं तो इंतखाबात उसके बाद 60 दिन के अंदर होंगे, और अगर असेंबलियां वक्त से पहले तोड़ दी जाती हैं तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। यानी अगर कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, और वक्त से पहले तोड़ दी जाती है तो इलेक्शन नवंबर तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आज अक्टूबर के साथ साथ नवंबर की बात करके इशारा दिया है कि यह ऑप्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हुकूमत ने 13 अगस्त को मुद्दत पूरी करनी है। राना सनाउल्लाह 11 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने का इशारा दे चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर नवीद खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असेंबलियां तहलील करने की तजवीज़ दी है। एक तरफ जहां इंतखाबात के वक्त से मुताल्लिक बहस जारी है, हुकूमत खामोशी से इंतखाबी इस्लाहात पर भी काम कर रही है, और पार्लियामेंट की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ और आज 2 इन कैमरा इजलास किए हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा सेनेटर अली जफर ने शिरकत नहीं की है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इंतखाबात से मुताल्लिक 73 तजावीज़ पर गौर किया है। इसके अलावा एक तरफ जहां हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान इस सारे मामला से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ के अंदर भी टूट फूट का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सदर और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज़ खटक ने 9 मई के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये खबरें आती रहीं कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा सकते हैं या अपना कोई अलग ग्रुप बना सकते हैं। इसी दौरान उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से शो कॉज देकर इन इल्ज़ामात पर वजाहत मांगी गई कि वो पार्टी अरकान से राब्ते करके उन्हें पार्टी छोड़ने पर उकसा रहे हैं। 21 जून को परवेज़ खटक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और आज उनकी तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत ही ख़त्म कर दी गई है। सारी सूरत पर बात करेंगे। जीना साफी सरकार सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद। साफी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफी साहब, हुकूमत ऐलान भी करती है कि जी हम भी मुद्दत पूरी करेंगे, इंतखाबात भी अपने वक्त पर होंगे, फिर इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आती हैं, मौलाना फजलुर रहमान के इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या हो रहा है? क्या एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर पा रहे हैं, या इलेक्शन के हवाले से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर इन्हें एतमाद नहीं है कि हम जाएंगे तो इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? नहीं शाहजेब, एक तो ये कि ये अब तकरीबन तय नज़र आता है कि जब इंतखाबात होंगे तो उसमें मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग का होगा और या बाकी जमातों का होगा, और PTI मैदान में नहीं होगी। तो ज़ाहिरी बात है कि ये माजी में भी हरीफ जमातें थी और अब मुस्तकबिल में भी हरीफ बनने जा रही हैं। लेकिन एक नुक्ते पे इन सब का इत्तेफाक दरपर्दा हो चुका है, और वो ये कि असम्बली को वक्त से पहले तहलील कर दिया जाएगा ताकि इंतखाबात के लिए 60 की बजाय उनके पास 90 दिन का टाइम हो इंतखाबात के बाद। मगर क्या इस बात में अभी भी शक है हुकूमती इत्तेहाद को कि पता नहीं 90 दिन में भी इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या इदारों ने भी तय किया हुआ है कि जो सूरत हाल है इसमें वक्त पर ही इंतखाबात कराने? देखिए, फ़िलहाल तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यही सिग्नल्स मिल रहे हैं
कि वो भी चाहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात हो, और जिस चीज़ का ख़तरा मौजूदा हुक्मरान टोला भी और या इस्टेब्लिशमेंट भी महसूस कर रही थी, तो ज़ाहिर है कि वो ख़तरा नवंबर में ख़त्म हो चुका होगा। और आप समझ रहे हैं कि मैं किस ख़तरे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से तो नवंबर में इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इंतखाबात में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और एक लिहाज से आइन का तकाजा भी है। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ भी है कि अब हुकूमत ने नई कानून साजी करके इलेक्शन का इख्तियार वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, तो वो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी पे मुनहसर होगा। और दूसरा, अगर कुछ जमातों ने सेंसस को बड़ा इशू ना बनाया तो मेरे ख़्याल में फिर इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अगर कुछ जमातों की तरफ से मरदमशुमारी को बड़ा इशू बना दिया गया तो फिर इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। सब मगर फिर मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी की क्या वजूहात हैं? मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बज़ाहिर अब एक तो आप देख लीजिए कि वो कहते हैं कि दुबई की मीटिंग में मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, तो दुबई की मीटिंग को तो आज 10-12 दिन हो गए हैं, तो पहले दिन उन्होंने क्यों एतराज़ नहीं किया, दूसरे दिन क्यों नहीं किया, 8 दिन बाद क्यों नहीं किया, अब उन्होंने क्यों किया? दूसरा, वो पीडीएम के सरबराह होने के नाते ये कह रहे हैं कि उनको एतमाद में लेना ज़रूरी था। तो पीडीएम तो मेरे ख़्याल में अमलन कब का ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पीडीएम की बानी जमात पीपल्स पार्टी थी, और पीपल्स पार्टी उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के बाद वो और एनपी उनसे निकल चुकी थी। फिर बहरहाल ये हुकूमत की तब्दीली के वक्त तक मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून ने उसको ज़िंदा रखा, लेकिन जब हुकूमत साजी का वक्त आया तो ख़ुद मौलाना साहब ने अमलन पीडीएम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ैसला था कि हमें हुकूमत बनानी चाहिए या कि नहीं, असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए। तो उसमें मौलाना साहब ने, आफ्ताब शेरपाव सीनियर नायब सदर थे, उनसे कोई मशवरा नहीं किया। शाह अवैस नूरानी साहब एक और जमात के सरबराह थे, उनसे मशवरा नहीं किया। मसलन ये बड़ा फ़ैसला कि हुकूमत हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, न उससे पहले उन्होंने कोई सरबराही इजलास बुलाया। अपने लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से बड़ी टफ बारगेनिंग की और इस्तेहकाक से ज़्यादा ले लिया, लेकिन जो सीनियर नायब सदर थे शेरपाव साहब, उनको वो वज़ीर आज़म के हलफ बर्दारी की तकरीब में भी मदऊ नहीं किए गए थे। इसी तरह एनपी को भी मदऊ नहीं किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो मेरे ख़्याल में तो पीडीएम वो पहले का अमलन ख़त्म हो चुका है, और जब से फिर हुकूमत में मसरूफ़ हो गए मौलाना साहब और बाकी जमातें, तो पिछले साल के दौरान अगर आपको कोई पीडीएम की सरगर्मियाँ नज़र आई हो तो मुझे बता दीजिए। तो अमलन तो वो ख़त्म है। तो अब वो पीडीएम के सरबराह होने के नाते कह रहे हैं कि मुझे एतमाद में, तो वो तो पीडीएम का भी इजलास नहीं था, वो तो दो जमातों के दो रहनुमाओं की आपस की मुलाकात और सलाह मशवरा था। और साफ़ी साहब, आपने परवेज़ खटक साहब के हवाले से बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स अलग हैं, जिसकी वजह से वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, मगर खामोशी है परवेज़ खटक साहब की तरफ से। आज उनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई। क्या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है परवेज़ खटक साहब को क्या करना है, या कुछ करने लगे हैं? देखिए, एक तो मैं मौलाना साहब की नाराज़गी का आपको बताऊं कि एक तो दबाव बढ़ रहा है इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि गवर्नर को हटा दिया जाए, और आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली, एएनपी के एमल वली और इसी तरह बाकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी उसका मुतालबा हो रहा है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो बदतरीन हुक्मरानी हो रही है तो उसकी तरफ से भी उन पे एतराज़ हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में एक तो शायद मौलाना साहब को ये नज़र आ गया कि किसी वक्त गवर्नर को हटाया जा सकता है, तो इसके लिए वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं। और दूसरा, जो फ्यूचर की या जो अभी निगरान हुकूमत में मरकज़ में अपने हिस्से को इंश्योर कराने के लिए वो ये दबाव डाल रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उस मीटिंग को बहाना बना दिया। जो परवेज़ खटक साहब का मामला है, तो देखिए, मैं अब भी इस राय पे कायम हूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि वो पीटीआई के साथ तो उनका नाता राब्ता वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। और ये भी हकीकत है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अगर पीटीआई के ज़्यादा लोग किसी के ज़ेर असर हैं तो वो परवेज़ खटक साहब ही हैं।
वहाँ पे मसला ये दरपेश हुआ कि पहले परवेज़ खटक साहब ये कोशिश कर रहे थे कि उनको पीटीआई के नाम से ही अलग ग्रुप बनाने की इजाज़त दी जाए, वो नहीं हुआ। फिर वो कोशिश कर रहे थे कि उनको अपना अलग ग्रुप बनाने दिया जाए, ना कि वो जहांगीर तरीन साहब वगैरह के साथ चले, और यही उनकी भी दलील थी कि खैबर पख्तूनख्वा के डायनेमिक्स अलग हैं। लेकिन असल में कुछ लोगों को अब भी गलत फहमी है और वो ये समझते हैं कि शायद उनके लिए कोई रास्ता खुल जाए पीटीआई के लिए, लेकिन मेरे ख़्याल में मिड सितंबर के बाद सबकी आंखें खुल जाएंगी तो परवेज़ खटक साहब और उन जैसे लोगों का काफ़िला यकदम बहुत बड़ा हो जाएगा बगावत करने वालों का। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।